हेलो एवरीवन, वी आर डूइंग बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ में टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। हम आज की वीडियो में हम कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। जैसे कोई भी फर्म है, वो फर्म कितने डेट और कितने इक्विटी को यूज़ कर रही है, उसको हम बोलते हैं, नॉर्मली उसी को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि उसका कैपिटल, उसकी जो कैपिटल है उसका क्या स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें कितना डेट का पार्ट है और कितना इक्विटी का पार्ट है। ओके, तो इसमें हम कैपिटल स्ट्रक्चर की जो हम थ्योरी पढ़ेंगे उसमें हम ये देखते हैं कि जो फर्म की वैल्यू है वो कैसे अफेक्ट होती है। जैसे जो हमारे फर्म की जो वैल्यू होती है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो हमारी फर्म की जो अर्निंग है उसके ऊपर, और एक जितना जो हमने कैपिटल रेज कर रखी है उसकी क्या कॉस्ट आ रही है। यानी कि अर्निंग के ऊपर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर हमारी फर्म की वैल्यू डिपेंड करती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी थ्योरी हैं जो हमें बताती हैं कि जो डेट और इक्विटी का रेशियो है, अगर हम डेट और इक्विटी का रेशियो चेंज करते हैं तो हमारी फर्म की वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, और अगर इम्पैक्ट होता है तो वो कैसा इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे होता है और नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे होता है। तो इसलिए हम इसमें कोई चार हम थ्योरी पढ़ते हैं, जिसमें से दो हमारी रेलिवेंट थ्योरी हैं, दो हमारी इररेलिवेंट थ्योरी हैं। रेलिवेंट का मतलब है कि वो थ्योरीज बोलते हैं कि अगर हम डेट इक्विटी के रेशियो में चेंज करते हैं, यानी कि अगर हम हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो उस चेंज की वजह से हमारी फर्म की वैल्यू के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। और इररेलिवेंट थ्योरी मतलब वो बोलते हैं कि चाहे हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को कितना ही चेंज कर लें, हमारे फर्म की वैल्यू में उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होएगा। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। द वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड क्या बता रखा है इसमें, द वैल्यू ऑफ फर्म डिपेंड ऑन टू बेसिक फैक्टर्स। जो हमारी फर्म की वैल्यू है वो दो बेसिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो हमारी अर्निंग के ऊपर, यानी कि हमारी जो फर्म है उसकी कितनी अर्निंग है, और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेकंड कॉस्ट, जो हमारी कैपिटल के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है, यानी हमने जो पैसा रेज कर रखा है, जैसे इक्विटी की फॉर्म में हो सकता है, डेट की फॉर्म में हो सकता है, तो उसके ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, हम कितनी कॉस्ट बियर कर रहे हैं। तो इन दो चीज़ों के ऊपर हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी। In order to understand the relationship between leverage, cost of capital and value of firm, the following assumption are made। यानी कि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम इसमें तीन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। तो लिवरेज यानी कि हमारी कंपनी में डेट का कितना पार्ट है। सेकंड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमने डेट और इक्विटी जो इशू कर रखी हैं उसके ऊपर हम कितनी कॉस्ट पे कर रहे हैं। और उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म, जो हमारा मेन कंसेप्ट यही है कि हमारी फर्म की वैल्यू क्या है और कैसे ये इम्पैक्ट होती है। तो इसके लिए हम कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं। अब हम कोई भी थ्योरी डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम अजम्पशन लेते हैं कि अगर ये अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं तो ही हमारी थ्योरी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। ओके, तो ये कुछ अजम्पशन दे रखी। क्या अजम्पशन है? फर्स्ट है ओनली टू सोर्स ऑफ फंड, यानी कि जब हम हमारी कैपिटल जो है फर्म की कैपिटल, उसमें सिर्फ दो सोर्स ऑफ फंड है। एक है हमारी इक्विटी, सेकंड है डेट। यानी कि इन दोनों के अलावा हम जैसे फर्म क्या कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर और कोई भी सोर्स यूज़ नहीं किया गया। अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं कि सिर्फ हम डेट को यूज़ कर रहे हैं और हम इक्विटी को यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारी टोटल एसेट है हमारी फर्म की आर गिवन का मतलब क्या है कि वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही, जो हमारी टोटल एसेट है। एंड देयर वुड बी नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ फर्म। और जो फर्म हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रही है, यानी कि उसने जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है वो उसी के अंदर इन्वेस्ट है, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अब कोई भी फर्म चेंज नहीं करेगी। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे सारे फैक्टर हैं वो कॉन्स्टेंट हैं। उसके बाद है एंटायर प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि फर्म जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। डिस्ट्रीब्यूट मतलब जैसे डिवेंचर होल्डर को जितना इंटरेस्ट पे करना है वो इंटरेस्ट पे कर देगी। बाकी जो अमाउंट बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और कोई भी रिटेन्ड अर्निंग नहीं रखेगी। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब ये होता है ना कि कंपनी कुछ पार्ट डिविडेंड का दे देती है और कुछ पार्ट वो रिटेन करके रख लेती है। लेकिन इसमें हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि वो अपना एंटायर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, कोई भी पार्ट रिटेन नहीं करेगी, मतलब रिटेन्ड अर्निंग कोई भी नहीं है। उसके बाद है द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ फर्म आर गिवन एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो।
जो हमारी फर्म के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारी फर्म की अर्निंग है वो फिक्स है, वो अर्निंग को चेंज नहीं होगी, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी, एक अर्निंग के ऊपर और दूसरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। अब यहाँ पे हमने अजम्पशन ले ली कि हमारी अर्निंग कांस्टेंट है, तो अगर अर्निंग कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है कि जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है यहाँ पर अफेक्ट होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ओके, इसके बाद है देयर इज़ नो कॉरपोरेट और पर्सनल टैक्सेस, यानी कि कंपनी जो टैक्स पे करते हैं, हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी टैक्सेस नहीं है। उसके बाद है बिजनेस रिस्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ फर्म इज़ गिवन, यानी कि हमारे बिजनेस को कितना रिस्क हो सकता है ये गिवन है, वो रिस्क फिक्स है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होएगा, कांस्टेंट है। एंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल मिक्स, यानी कि फाइनेंशियल मिक्स मतलब जो हमारे बिजनेस में जो फाइनेंस है उस फाइनेंशियल मिक्स मतलब इक्विटी का कितना पार्ट है, डेट का कितना पार्ट है, यानी कि किस टाइप का फाइनेंस है, उसकी वजह से हमारे बिजनेस के रिस्क के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। तो ये सब हम अजम्पशन लेके चलते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी देख रहे हैं, तो हमने देखा कि हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी, हमारी फर्म की अर्निंग के ऊपर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। अब अर्निंग को हमने कांस्टेंट मान लिया, तो बची हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो हमने ये अजम्पशन भी ली थी कि हमारी कैपिटल सिर्फ दो पार्ट की है, मतलब जो हमने कैपिटल रेज कर रखी है वो एक तो डेट से रेज कर रखी है और इक्विटी, यानी कि दो ही सोर्स ऑफ फंड हम अज्यूम करके चलते हैं। तो जो हमारी डेट की कॉस्ट होती है उसको हम डिनोट करते हैं के डी से, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट, और इक्विटी की कॉस्ट को हम डिनोट करते हैं के ई से, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, अब जैसे हमारा डेट है तो डेट पे फर्म को एक इंटरेस्ट बर्डन होता है, क्योंकि चाहे फर्म प्रॉफिट में चल रही हो या लॉस में चल रही हो उसको डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता, अगर फर्म लॉस की सिचुएशन में है या फिर वो प्रॉफिट कम अर्न कर रही है तो उसको कोई कंपलसरी नहीं है कि उसको इक्विटी को डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा। तो कंपनी के ऊपर डेट, अगर डेट है कंपनी के पास तो डेट का बर्डन होता है, यानी कि डेट के ऊपर जो उसको इंटरेस्ट पे करना है उसका बर्डन है। उसके बाद है फाइनेंशियल रिस्क। अब डेट में ये फाइनेंशियल रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर कंपनी लॉस में चल रही हो तो उसको वो तो पे करना ही पड़ेगा डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है, तो इसलिए कंपनी एक फाइनेंशियल रिस्क में आ जाती है। जैसे अगर लॉस है तो कंपनी कहाँ से पे करेगी, तो उसके एक रिस्क हो जाता है डेट की वजह से। ओके, उसके बाद है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है ओन्ड कैपिटल, एक होती है बोरोड कैपिटल। ओन्ड मतलब जो खुद ने लगा रखी है बिजनेस है, अब खुद मतलब जो बिजनेस के ओनर हैं, और बिजनेस के ओनर कौन होते हैं, हम जो हमारी कंपनी है अगर उसने इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं तो हम इक्विटी शेयर होल्डर को ही बिजनेस के ओनर बोलते हैं, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर ही हमारी फर्म के ओनर हैं, तो उनकी जो भी कैपिटल है उसको हम बोलेंगे ओन्ड कैपिटल, यानी कि इक्विटी वाले। और बोरोड मतलब जो हमने लोन ले रखी है, यानी कि डिवेंचर, जिनको हम डेट बोल देते हैं शॉर्ट पे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि हमने हमारे बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। ओके, उसके बाद है हमारी फर्म, हम जो अब कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारी जो फर्म की वैल्यू है उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट हो रहा है डेट का और इक्विटी का, इनकी डेट और इक्विटी के रेशियो का हमारी फर्म की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है उसमें हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, एक कॉस्ट के ऊपर और एक अर्निंग के ऊपर। अब कॉस्ट कितने टाइप की हो सकती है हमारी, कॉस्ट हम डेट की कॉस्ट लेंगे और एक हम इक्विटी की कॉस्ट लेंगे, और एक है हमारी अर्निंग। तो कॉस्ट और अर्निंग दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेंगे, और अर्निंग को हमने कांस्टेंट मान लिया है। अर्निंग मतलब अर्निंग को हम EBIT भी बोल सकते हैं, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ओके, अब हम इसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर की जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे तो इसमें मेनली हम चार थ्योरीज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होती है हमारी नेट इनकम, यानी कि जिसको हम NI अप्रोच बोल देते हैं। सेकंड हमारी होती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये दोनों ही डेविड डुरांड ने दी थी। पहले उसने दी थी नेट इनकम अप्रोच, उसके बाद उन्होंने दी थी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ओके, उसके बाद थर्ड हमारी जो अप्रोच आती है वो आती है ट्रेडिशनल अप्रोच, और फोर्थ हमारी आती है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। ओके,
तो ये ऐसे कैसे डिवाइड कर रखे हैं, जैसे हमारी कॉस्ट के बेसिस पे, यानी कि ये 3 थ्योरी ऐसी हैं जो हमारी कॉस्ट के बेसिस पे डिटरमाइन होते हैं, और मोदिगलानी एंड मिलर ने जो अप्रोच दी है वो अर्निंग के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो ये वाले 3 जो हैं जो हमारी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड है, ये बोलते हैं कि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी फर्म की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि कॉस्ट में और हमारी फर्म की वैल्यू में नेगेटिव रिलेशन है। अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ होएगी। और अर्निंग के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर हमारी फर्म की अर्निंग इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज़ होगी, और अगर अर्निंग कम हो रही है तो हमारी फर्म की वैल्यू भी कम होगी। ओके, उसके बाद आता है, हम देखते हैं हमारी फर्म की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT। EBIT मतलब हमारी फर्म की जो अर्निंग है, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय KO। O का मतलब है ओवरऑल कॉस्ट, या फिर हम इसको बोल देते हैं वेटेड कॉस्ट, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट हमारी इंक्लूड है, इक्विटी की भी और डेट की भी। तो कॉस्ट जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट होती है उसी को हम बोलते हैं KO। इसको हम KO से डिनोट करते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म का क्या फॉर्मूला हो गया, अब EBIT डिवाइडेड बाय KO। ओके, सो दैट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन वैल्यू ऑफ फर्म एंड EBIT। अब देखो, जैसे वैल्यू ऑफ फर्म है हमारी, इसका EBIT के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, और अगर हम देखें तो KO ये प्रोपोर्शनेट में है, यानी कि यह KO जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है ये डिवाइड में है, तो इसका वैल्यू ऑफ फर्म का ओवरऑल कॉस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारी कौन सी अप्रोच है कैपिटल स्ट्रक्चर की, जो हमें बताते हैं कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का हमारी फर्म की वैल्यू के ऊपर कैसे क्या इम्पैक्ट होता है। तो फर्स्ट हमारी अप्रोच आती है नेट इनकम अप्रोच। यह अप्रोच दी थी हमारी डेविड डुरान ने। अब हम जैसे हमने स्टार्टिंग में ये अजम्पशन ले ली थी कि हमारे पास जो सोर्स ऑफ फंड है वो 2 ही हैं, एक डेट है एक इक्विटी है। अब जो हमारे डेट होते हैं वो चीपर सोर्स होते हैं, और जो हमारे इक्विटी होते हैं वो डियरर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डेट है उनको हमें फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो डेट जो हमारे डिवेंचर होल्डर हैं उनको एक सिक्योरिटी होती है कि भाई कंपनी में या प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उनको एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन इक्विटी वालों को रिस्क होता है, अगर कंपनी में लॉस की सिचुएशन आ गई तो उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मतलब डिविडेंड नहीं मिलेगा, या फिर अगर कंपनी लिक्विडेट भी हो रही है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि भाई कि इक्विटी को पेमेंट मिल जाएगी। हो सकता है कि उसकी इक्विटी को पेमेंट ना मिले, लेकिन डेट को ये फिक्स है कि उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा टाइम टू टाइम, और लास्ट में उनको पेमेंट भी मिलेगी। तो इसलिए डेट चीपर होते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ फिक्स है, तो वो कम रेट पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इक्विटी वालों को रिस्क होता है, तो वो अपने रिस्क को कंपनसेट करने के लिए वो हायर डिविडेंड की डिमांड करते हैं। तो कंपनी के लिए इक्विटी वाले मतलब इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है और डेट की कॉस्ट कम होती है। और अगर हम रिस्क की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी के लिए डेट ज़्यादा रिस्की है लेकिन इक्विटी कम रिस्की है, क्योंकि इक्विटी के मतलब क्या है कि इक्विटी कम रिस्की इसलिए है कि अगर कंपनी में कोई ऐसी सिचुएशन भी चल रही है कि कंपनी के पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो वो डिविडेंड ना भी दे तो चल सकता है। तो इसलिए इक्विटी वाले कम रिस्की हैं, और डेट अगर कंपनी के पास है तो रिस्की ज़्यादा है। उसके बाद जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होएगी, ये हमने देखा क्यों होएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसमें कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट हम कांस्टेंट लेंगे, यानी कि जो हमारी डेट की कॉस्ट है वो चेंज नहीं होएगी। उसके बाद इक्विटी की कॉस्ट भी कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो चेंज होएगी। ओके, कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट है, इक्विटी की भी कांस्टेंट है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट हमारी चेंज होती है। और जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट होती है वो इक्विटी से कम होती है, यानी कि इक्विटी वालों की कॉस्ट ज़्यादा होती है, डेट वालों की कम होती है। अब हम इसमें क्या बोलते हैं, नेट इनकम अप्रोच हमें बोलती है कि अगर हम डेट के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, अगर हमारी कंपनी में जितना हम डेट यूज़ करें, अगर हम डेट को बढ़ा देते हैं तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाती है, और इससे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे अगर हम डेट को बढ़ाते जाए, जैसे हमारी कंपनी में डेट इक्विटी का रेशियो था 2:1 था, अब हमने रेशियो कर दिया डेट इक्विटी का 3:1, यानी कि 2 से 3 कर दिया, मतलब डेट का रेशियो हमने बढ़ा दिया। तो अगर हम डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते हैं तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम होती चली जाती है, और अगर हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम होएगी तो कॉस्ट का तो वैल्यू ऑफ फर्म के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, तो हमारी फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी।
ओके, उसके बाद कुछ और अजम्पशन दे रखी हैं। देखो जैसे क्या है कि टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो हमें हमारी जो फर्म है उसके अंदर जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। और जो हमारी NI अप्रोच है वो हमें क्या सजेस्ट करती है कि हायर अगर हमारी कंपनी में डेट ज़्यादा है, हायर द डिग्री ऑफ लीवरेज, लीवरेज का मतलब डेट होता है, अगर यानी कि अगर हमारी फर्म में डेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हम डेट ज़्यादा रखेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज़ होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा रहे हैं तो डेट की कॉस्ट कम थी, तो जिसकी कॉस्ट कम है उसका प्रोपोर्शन हमने बढ़ा दिया तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी। और अगर ओवरऑल कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट से हमारी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कॉस्ट कम हो रही है तो वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमारी नेट इनकम अप्रोच हमें बताती है। जैसे डिग्री ऑफ लीवरेज मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ डिवेंचर, यही कि हमारी कंपनी में डेट का कितना पोर्शन है। अब ये एक डायग्राम देखते हैं हम नेट इनकम अप्रोच में। ये यहाँ हमारा है डिग्री ऑफ लीवरेज, एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं डिग्री ऑफ लीवरेज, वाई एक्सिस पे हम लेते हैं ओवरऑल को मतलब कॉस्ट लेते हैं। इसमें हमारी ओवरऑल कॉस्ट भी आएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी और डेट भी। अब नेट इनकम अप्रोच में हम अजम्पशन लेके चल रहे थे कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कांस्टेंट होती है, हमारी कॉस्ट ऑफ डेट भी कांस्टेंट होती है। और जब हमारी फर्म डेट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज़ करेगी तो उसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है ये कम होएगी। ये मैं बता रही थी नेट इनकम अप्रोच। तो यही ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है हमारा नेट इनकम अप्रोच को। जैसे ये है हमारी कॉस्ट ऑफ डेट, यहाँ पर है हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ये वाली जो डिक्रीजिंग जिसकी स्लोप है वो है हमारी ओवरऑल कॉस्ट। यानी ये बता रहे कि जैसे हम इधर की साइड जा रहे हैं हमारी डिग्री ऑफ लीवरेज इंक्रीज़ होती जा रही है, यानी कि डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ होता जा रहा है तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम हो रही है। ओके, अब इसके कुछ कंक्लूजन बता रखे हैं नेट इनकम अप्रोच के। सबसे पहले ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि ये बिल्कुल अप्रोच ईजी है, इसने कोई जैसे बिहेवियरल जस्टिफिकेशन नहीं दिया, कोई मतलब प्रूव करने का इसने ऐसा कुछ नहीं बताया, बस इसने एक सिंपल जो रियलिस्टिक अप्रोच होती है वो इसने बताई है, जो कि अंडरस्टैंड करना बिल्कुल ईजी है। उसके बाद सिंपल है, रियलिस्टिक है, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है जो हमारा लीवरेज का उसको ये इग्नोर कर देती है। जैसे मतलब अगर कंपनी अपने डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ा रही है तो इक्विटी वालों का रिस्क भी तो इंक्रीज़ हो जाता है। अब जैसे डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ा दिया तो कंपनी बैलेंस शीट में शो होएगा कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है, तो लोन ले रखा है तो शेयर होल्डर उसमें इन्वेस्ट करने से पहले वो सोचेंगे कि इस कंपनी का लोन ज़्यादा है तो उसकी जो एक पब्लिक इमेज है उसके ऊपर भी अफेक्ट होएगा। तो इन सब एस्पेक्ट को जो हमारी नेट इनकम अप्रोच है वो इग्नोर कर देती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या बताते हैं कि जो हाँ इसने बस यही बता रखा है। अब जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, ये बता रखा है इसने वैल्यू ऑफ इक्विटी के ऊपर और डेट के ऊपर। क्योंकि जो हमारी कॉस्ट है वो भी तो कॉस्ट भी तो दो से मिल के बनी है कि जो हमारी इक्विटी की कॉस्ट आई और डेट की कॉस्ट आई है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अजम्पशन ली थी कि हमारे सिर्फ दो सोर्स ऑफ फंड है, एक है इक्विटी और एक है डेट। तो इक्विटी और डेट के ऊपर ही हमारी कॉस्ट बेस करती है और उसके कॉस्ट के बेसिस पे हमारी डिपेंड होती है वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ फर्म भी हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर की कितनी वैल्यू है, और डेट यानी कि डेट के प्रोपोर्शन की कितनी वैल्यू है, उन दोनों को प्लेस कर देते हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म आती है। ओके, तो ये जो हमारा डायग्राम है इसने हमें क्या बताया कि वैन चीपर डेट कैपिटल इंक्रीज, यानी कि जो हमारी डेट कैपिटल है वो चीपर है बजाय कि इक्विटी के। अब हमारी इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा है, डेट की कॉस्ट कम है, तो जिसकी कॉस्ट कम है हम उस कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या फिर हम हमारी जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट है वो हमारी इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, क्योंकि हम उस प्रोपोर्शन को बढ़ा रहे हैं जिसकी कॉस्ट ऑलरेडी कम है, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब ये फॉर्मूला में क्या बताता है, वैल्यू ऑफ फर्म हम कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट, यानी कि जो हमारी अर्निंग है हम उसको डिवाइड कर देते हैं हमारी ओवरऑल कॉस्ट से। तो इसलिए अब जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है वो अर्निंग के तो पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। अगर हमारी अर्निंग इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म भी इंक्रीज़ होगी, और अगर हमारी ओवरऑल कॉस्ट है जो वो कम हो रही है तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज़ होगी। और अगर हमारी ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है, अगर कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके,
तो अब तक थी हमारी ये नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच किसने दी थी? डेविड डुरांट ने। उसके बाद आती है हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये अप्रोच भी सेम पर्सन ने दी थी, डेविड डुरांट ने ही ये अप्रोच दी थी। पहले उन्होंने दी थी नेट इनकम अप्रोच, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ उस अप्रोच में कुछ कमी लगी, जैसे कि उसने कुछ एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया था, तो उसके बाद उन्होंने एक नई थ्योरी दी या अप्रोच दी जिसको हम बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब जो हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ये नेट इनकम अप्रोच के बिल्कुल अपोजिट है। अब जो हमारी नेट इनकम अप्रोच बोलती थी, वो बोलती थी कि अगर हम डेट के प्रपोर्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं या फिर डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर हम हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं तो उससे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म अफेक्ट होएगी, ऐसा बोला था हमें नेट इनकम अप्रोच ने। लेकिन जो हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ये इररेलेवेंस थ्योरी है, यानी कि ये बोलते हैं कि हम चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना ही चेंज कर ले, इससे हमारी फर्म की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये उससे अपोजिट बात बोल रही है। दी ये दोनों सेम ही पर्सन ने दी हैं, बस उन्होंने वो पहले दी थी, फिर उसी अप्रोच को क्रिटिसाइज़ करके इन्होंने अपनी एक नई अप्रोच दी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ओके, तो जो हमारी नेट इनकम अप्रोच है, ये क्या बताती है कि डिपेंड्स ऑन, ये बताती है कि हमारी जो फर्म मार्केट वैल्यू है फर्म की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT, यानी कि जो हमारी अर्निंग है उसके ऊपर डिपेंड करती है और ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। जो हमारी नेट इनकम अप्रोच थी, उसने सिर्फ बताया था कि वो सिर्फ कॉस्ट को कंसिडर कर रही थी, वो अर्निंग को कंसिडर नहीं कर रही थी। जैसे हमने जो ग्राफ में भी देखा, या उन्होंने जो असम्पशन ली थी वो सिर्फ कॉस्ट के बारे में थी, उन्होंने अर्निंग को थोड़ी बहुत कम वैल्यू दी थी, अर्निंग को उन्होंने इग्नोर कर दिया था उस कॉस्ट में, उस अप्रोच में। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो हमारी फर्म की वैल्यू है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी, प्रॉफिट के ऊपर भी और हमारी ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर भी। ये बताते हैं कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है ये इररेलेवेंस है, डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। वही कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर को कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर को हम चेंज करें, डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, हमारी फर्म की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब जैसे उन्होंने कुछ असम्पशन दी थी उस अप्रोच में, तो यहाँ पर भी कुछ असम्पशन है। जैसे वहाँ पे हमने लिया था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट है और कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट है। यहाँ पर हमारी कॉस्ट ऑफ डेट तो कांस्टेंट अज्यूम करिए, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जगह यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट है, वहाँ पर हमारी ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही थी। इस अप्रोच में इन्होंने अज्यूम किया कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कांस्टेंट है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट भी कांस्टेंट है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट अज्यूम नहीं की गई। तो ये दोनों में डिफरेंस है इन अप्रोच में। और एक असम्पशन क्या है? इन्वेस्टर सी द फर्म एज अ होल, दस कैपिटलाइज द टोटल अर्निंग ऑफ फर्म टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्म एज अ होल। यानी कि ये बोलता है कि जो हमारा इन्वेस्टर है, जब वो कोई भी इन्वेस्टर हमारी फर्म में इन्वेस्ट करेगा तो वो हमारी फर्म को एज अ होल कंसिडर करेगा। मतलब ये नहीं ये कि जैसे वो डेट के प्रोपोर्शन को कंसिडर करेगा या फिर वो इक्विटी के प्रोपोर्शन को कंसिडर करेगा या अर्निंग को, ऐसा नहीं है। वो एज अ होल देखेगा हमारी फर्म की, जब वो फर्म को एनालाइज करेगा तो वो एज अ होल देखेगा इसकी अर्निंग कितना है, इस फर्म में डेट का प्रोपोर्शन क्या है, इक्विटी कितनी है। तो ये असम्पशन हम लेके चलते हैं इस अप्रोच में, जो कि रियलिस्टिक भी है। जब जैसे हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी के शेयर परचेज करते हैं, तो हम उसके हर एस्पेक्ट को कंसिडर करके चलते हैं। तो ऐसा असम्पशन लिया है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ने। ऐसी कोई भी असम्पशन नेट इनकम अप्रोच में उन्होंने नहीं ली थी। ओके, उसके बाद ये अप्रोच में क्या बताती है, जैसे ये बताती है कि अगर हम डेट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, अगर हम हमारी फर्म में इक्विटी को कांस्टेंट रखें और डेट को इंक्रीज़ करते जाएं, तो जो हमारा शेयर होल्डर का रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये कंपनी तो और ज़्यादा लोन ले रही है। जैसे अगर कोई कंपनी लोन ले रही है तो उसकी इमेज थोड़ी डाउन चली जाती है और जो शेयर होल्डर का रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब अगर शेयर होल्डर का रिस्क इंक्रीज़ हो गया तो फिर वो हाई डिमांड करते हैं, जैसे हाई डिविडेंड की डिमांड करते हैं, तो उनका इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि कॉस्ट, जो हमारी इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर वो उनका रिस्क इंक्रीज़ हो रहा है तो उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वो या हाई डिविडेंड की डिमांड करेंगे, हाई रिटर्न की डिमांड करेंगे। दिस इज सच एज टू कम्प्लीटली ऑफसेट द बेनिफिट ऑफ। अब इससे क्या होगा, जैसे अगर हमने डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ा दिया तो उससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट थोड़ी कम जाएगी,
क्योंकि हम जो हमारा चीपर सोर्स है डेट उसके प्रोपोर्शन को हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो कम गई है उसके साथ साथ जो हमारे शेयर होल्डर वो हाई रिटर्न की डिमांड कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी जो इंक्रीज़ हो रही है वो कॉस्ट और जो डिक्रीज़ हो रही थी डेट की वजह से, ये दोनों ऑफसेट हो जाएंगी। यानी कि डेट जैसे हम डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ा रहे थे तो उससे हमारी कॉस्ट कम हो रही थी, लेकिन उसके साथ में इक्विटी वालों ने ज़्यादा डिमांड कर ली, तो वो दोनों कॉस्ट आपस में ऑफसेट हो गई, यानी ना तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हुई ना ही डिक्रीज़ हुई। ओके, अब जैसे हमने नेट इनकम अप्रोच का डायग्राम देखा, तो यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का भी डायग्राम है, इसमें हम देख लेते हैं। जैसे एक्स एक्सिस पे हम लेके चलते हैं डेट, ओके, वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं कॉस्ट। अब हमने स्टार्टिंग में अजम्पशन क्या ली थी इस अप्रोच में, हमारी कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ हो रही है। ये इंक्रीज़ क्यों हो रही है, ये जैसे जैसे हम उधर साइड जा रहे हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि अगर हम डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ा रहे हैं तो हमारे इक्विटी वाले जो हैं वो ज़्यादा रिस्क फेस कर रहे हैं और वो हाई रिटर्न की डिमांड कर रहे हैं, तो इसलिए एक फर्म के लिए उसकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, और जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है वो कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। कम नहीं मतलब कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट की वजह से तो ओवरऑल कॉस्ट कम हो गई और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ हो रही है, तो मतलब जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो ऑफसेट हो जाएगी, जो इंक्रीज़ वाला डिक्रीज़ वाला वो ऑफसेट हो जाएगा और ओवरऑल कॉस्ट हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, अब जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है वो हम कैसे निकालते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो हमारी टोटल अर्निंग है उसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमारी टोटल ओवरऑल कॉस्ट आ रही है। ठीक है, ये सेम है कि जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है वो वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट के इक्वल होती है, तो ये फॉर्मूला सेम ही है। नेट इनकम जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है यहाँ पे कि हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी होती है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। ओके, उसके बाद थर्ड अप्रोच हमारी आती है ट्रेडिशनल अप्रोच। अब जो हमारी नेट इनकम अप्रोच थी वो अप्रोच हमें बताती थी कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका इफेक्ट पड़ता है हमारी वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर, यानी कि वो रेलिवेंट थ्योरी थी। उसके बाद सेकंड हमने देखी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप्रोच। ये अप्रोच थी हमारी इररेलिवेंट थ्योरी थी, क्योंकि ये हमें बोलती है कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना ही चेंज कर दें उससे हमारी फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जो अफेक्ट होता है वो ऑफसेट हो जाता है, तो वो कॉन्स्टेंट ही रहती है हमारी ओवरऑल कॉस्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं होता, और उसकी वजह से हमारी वैल्यू ऑफ फर्म भी कॉन्स्टेंट होती है। तो थर्ड हमारी जो है ट्रेडिशनल अप्रोच, ये अप्रोच भी रेलिवेंट थ्योरी है। ये भी हमें यही बोलते हैं कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में जो चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट होता है हमारी वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर, यानी कि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करते हैं तो उस चेंज की वजह से हमारी फर्म की वैल्यू में चेंज होता है। ठीक है, ये अप्रोच हमें दी थी इज़रा सोलोमन ने। ओके, अब ये अप्रोच क्या बोलती है, फर्म शुड यूज जुडिशियस यूज ऑफ बोथ द डेट एंड इक्विटी टू अचीव ए कैपिटल स्ट्रक्चर विच मे बी कॉल्ड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये फर्म इसने ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की भी बात की है। अब पहली दो फर्म जो हमने अप्रोच देखी उन्हें जो वो अप्रोच है वो हमें ऑप्टिमम सिचुएशन के बारे में कुछ बताती नहीं। ये अप्रोच हमें एक ऐसा पॉइंट बताएगी जहाँ पर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होगा, यानी कि अगर हम उससे आगे जाएंगे तो हम अपनी वैल्यू ऑफ फर्म को डिक्रीज़ करेंगे, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है अगर हम उस पॉइंट पर हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म ऑप्टिमम होएगी, हमारी कॉस्ट मिनिमम होएगी, हमारी वैल्यू मैक्सिमम होएगी। ठीक है, तो ये अप्रोच में बताते हैं कि हमें डेट का और इक्विटी का यूज़ दोनों का करना है, बस एक ऐसा प्रपोर्शन यूज़ करना है कि जो ऑप्टिमम हो, जहाँ पर हमारी कॉस्ट जो ओवरऑल कॉस्ट है वो हमारी मिनिमम आए और जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो हमारी मैक्सिमम आए। ठीक है, अब इसके बाद ये जो अप्रोच है ये हमारी 3 स्टेज बताती है। पहली स्टेज जो हमारी होती है इंक्रीजिंग वैल्यू, सेकंड स्टेज हमारी आ जाती है जब एक ऐसा सेकंड स्टेज में हमारा एक ऐसा पॉइंट आता है जो कि ऑप्टिमम पॉइंट होता है, वहाँ पर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होता है। ऑप्टिमम मतलब हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो मिनिमम आएगी और वैल्यू ऑफ फर्म है वो मैक्सिमम आएगी। थर्ड स्टेज आती है कि जब हम उस पॉइंट से भी आगे अगर डेट को इंक्रीज़ कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि वो जो पोजीशन है थर्ड स्टेज पे जो पोजीशन आती है वो हमारे लिए मतलब डेंजरस पोजीशन है एक तरीके से।
कि अब ये क्या बताते हैं, अगर हम डेट के प्रपोर्शन को इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम डेट के प्रपोर्शन को इंक्रीज़ करें तो जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो डिक्रीज़ हो जाती है, बट एक एक्सटेंट तक होती है। जैसे कि हमने बात की कि इसमें हम 3 स्टेज लेंगे। फर्स्ट स्टेज पर क्या होगा, हमारी जो वैल्यू है इंक्रीज़ होएगी, उसके बाद एक पॉइंट सेकंड स्टेज पर हमारा एक पॉइंट आएगा जो ऑप्टिमम होगा, वहाँ पर हमारी वैल्यू ऑफ फर्म कॉन्स्टेंट होगी, उसके बाद वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताता है कि अगर हम डेट के प्रपोर्शन को इंक्रीज़ करते हैं तो हाँ, ये बात सही है कि एक टाइम तक हमारी कॉस्ट कम होएगी, ओवरऑल कॉस्ट कम होएगी, लेकिन अगर हम एक पॉइंट के बाद भी उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और उसकी वजह से हमारी फर्म की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं हमारी फर्स्ट स्टेज जो है वो उसमें हमारी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ होती है, यानी कि इंक्रीजिंग वैल्यू। कंपनी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ऑल इक्विटी टू डेट फाइनेंसिंग। इसे हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो हमारी इक्विटी है, सपोज करते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी इक्विटी है सिर्फ फर्म में, डेट का प्रपोर्शन बिल्कुल ज़ीरो है। ओके, यानी कि हमारी फर्म में सारी की सारी इक्विटी है, डेट नहीं है। उसके बाद हम डेट का प्रपोर्शन लेना स्टार्ट करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो स्टार्टेड इंक्रीज बाय अ वेरी लेस अमाउंट। जब हम डेट का प्रपोर्शन लेके आएंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ होगी, लेकिन वो बहुत कम प्रपोर्शन से इंक्रीज़ हो रही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी फर्म में जो ज़्यादा है वो इक्विटी ही है। डेट का प्रपोर्शन अभी हमने बहुत कम लिया, अभी स्टार्ट ही किया है, तो हमारी जो कॉस्ट होगी इक्विटी की वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन बहुत छोटे से अमाउंट से इंक्रीज़ होगी, बट जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। उसके बाद द स्लाइड इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन नॉट सेट ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ डेट। ये हमें बता रही है कि जैसे हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन वो इतने छोटे अमाउंट से इंक्रीज़ हो रही है कि हमारी जो डेट की कॉस्ट है, जैसे हमारे डेट की कॉस्ट इतनी डिक्रीज़ होगी और वहाँ पर हमारी इक्विटी की कॉस्ट सिर्फ इतनी सी इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर हम ओवरऑल किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा देखें तो जो हमारी ये वाली ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है तो इसका इम्पैक्ट होगा, यानी कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जो हमारी इक्विटी की जो इंक्रीज़ हो रही है वो इंक्रीज़ होने का अमाउंट बिल्कुल छोटा सा है। ओके, तो यानी कि जो वो इक्विटी का जो अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है वो डेट के आगे मतलब वो नलीफाई हो जाएगा, या फिर डेट वाला जो डेट की कॉस्ट जो कवर हो रही है, जो डिक्रीज़ हो रही है, वो उसको कवर कर लेगी अपने अंदर। उसके बाद जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो गोज़ डाउन हो जाएगी और हमारी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यानी कि अगर हम इन शॉर्ट बोलें तो देखो इसमें जैसे बता रखा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो हमारी इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पर, लेकिन ये बहुत छोटे अमाउंट से इंक्रीज़ हो रही है, और वहीं पर हमारी कॉस्ट ऑफ डेट कॉन्स्टेंट है। ये हम अजम्पशन लेके चल रहे थे, और इस कॉस्ट ऑफ डेट जो हमारी कॉन्स्टेंट है इसकी वजह से हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम होगी। अब जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यू, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ हो रही थी वो बहुत कम इंक्रीज़ हो रही थी, तो इसलिए उसका ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम हो गई। उसके बाद जब हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक ऑप्टिमम वैल्यू की बात करते हैं, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है। जैसे इंक्रीजिंग डेट फाइनेंसिंग, अगर हम डेट फाइनेंसिंग को इंक्रीज़ करें तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर हमारी फर्म की वैल्यू ऑप्टिमम होगी। उसका मतलब है कि अगर हम उसके बाद अगर फर्दर कोई भी चेंज करते हैं हमारी डेट और इक्विटी के प्रपोर्शन में, तो उससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर इस पॉइंट के बाद अगर हम कोई चेंज करेंगे तो उससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का जो रेशियो होता है, जो डेट इक्विटी का जो प्रपोर्शन होता है, उसको हमें ऑप्टिमम रखना चाहिए ताकि हमारी वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम हो। ओके, उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेज में हमारी डिक्रीजिंग वैल्यू। थर्ड स्टेज कब आई, जब सेकंड स्टेज के बाद, यानी कि जब हम ऑप्टिमम पॉइंट पर पहुंच गए थे उसके बाद भी अगर हमने डेट के प्रपोर्शन को इंक्रीज़ कर दिया, तो आफ्टर रीचिंग द ऑप्टिमम लेवल एनी इंक्रीजिंग इन डेट, यानी कि फिर भी हमने डेट के प्रपोर्शन को इंक्रीज़ किया, तो उसका रिजल्ट यही होगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतनी इंक्रीज़ होगी कि नॉट एबल टू सेट ऑफ। जैसे फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिल्कुल छोटी सी इंक्रीज़ हुई थी, जो कॉस्ट ऑफ डेट ने अपने अंदर उसको सेट ऑफ कर दिया था, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतनी इंक्रीज़ हो रही है कि कॉस्ट ऑफ डेट उसको सेट ऑफ नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट। और ओवरऑल कॉस्ट अगर इंक्रीज़ होगी तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच की वजह से कंक्लूज़न, अगर हम कंक्लूज़न निकालें तो क्या है कि इसने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कॉन्स्टेंट नहीं लिया,
जो हमारी नेट इनकम अप्रोच थी वहाँ पर हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कांस्टेंट लिया था, यहाँ पर हमने कांस्टेंट नहीं लिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, ठीक है। रादर इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज लीवरेज, जैसे जैसे हम लीवरेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है, यहाँ पर वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन नहीं करेगी, क्योंकि वो एक सर्टेन पॉइंट तक ही डिक्लाइन करेगी, उसके बाद वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। उसके बाद है मॉडरेट डिग्री ऑफ डेट कैन लोअर द फर्म ओवरऑल कॉस्ट, यानी कि अगर हम डेट का एक ऐसा ऑप्टिमम पॉइंट लेकर चलते हैं, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का हम ऐसा ऑप्टिमम पॉइंट लेते हैं, तो जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो एक लोअर पॉइंट पर भी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद और उसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब जैसे ये डायग्राम दे रखा है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच का डायग्राम है, इसमें हमने 3 स्टेज पढ़ी हैं। तो देखो जैसे यहाँ तक चलती है हमारी फर्स्ट स्टेज, तो ये वाली हमारी फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमारी सेकंड स्टेज है। जैसे हमने देखा था कि सेकंड स्टेज सिर्फ एक ऑप्टिमम पॉइंट को डिनोट करती है, उसके बाद हमारी थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब जो हमारी फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या हो रहा है, हमारा कॉस्ट ऑफ डेट कॉन्स्टेंट है और हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो रही है। स्टेज 1 में हमारी ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है। उसके बाद हम इस पॉइंट पर आ गए, ये हमारा ऑप्टिमम पॉइंट है, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का ऑप्टिमम पॉइंट है, यानी अगर हम इस पॉइंट के ऊपर हैं तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है, ये हमारी ओवरऑल कॉस्ट है, ये मिनिमम है। और अगर ये मिनिमम ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम है तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पर मैक्सिमम है। अब अगर हम इस पॉइंट से अगर थोड़ा भी आगे जाते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो पहले से ही इंक्रीज़ हो रही थी। तो दोनों कॉस्ट अगर इंक्रीज़ होना स्टार्ट होंगी तो उसकी वजह से हमारी ओवरऑल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज़ क्यों होती है, क्योंकि देखो अगर हम एक ऑप्टिमम लेवल से आगे भी अगर हम डेट रेज करने लग जाते हैं तो जो हमारे अगर हम और लोन लेंगे तो जो जिससे हम लोन लेते हैं वो इन्वेस्टर भी एक बार ये सोचते हैं कि इस कंपनी की सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही डाउन चल रही है, अगर ये ज़्यादा लोन ले रही है तो वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर ही हमें लोन देते हैं। तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ डेट में इंक्रीज़ हो जाती है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो पहले से इंक्रीज़ हो रही थी, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क फील करना स्टार्ट कर देते हैं और वो हाई रिटर्न की डिमांड करते हैं, तो इसलिए हमारी ओवरऑल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो यानी कि ये अप्रोच हमें क्या बताती है कि अगर हम डेट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज़ करते जाते हैं, यानी कि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से हमारी फर्म की वैल्यू भी चेंज होती है। ओके, इसके बाद हमारी फोर्थ अप्रोच आती है, ये है हमारी मोदिगलानी एंड मिलर अप्रोच। तो ये वाली अप्रोच भी हमारी इररेलेवेंट अप्रोच है, यानी कि ये बोलते हैं कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर में चाहे कुछ भी चेंज कर दे, कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से हमारी फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा। अब ये सिमिलर अप्रोच ही है जो हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थी, जो हमारी डेविड डुरांड ने दी थी। जो वो अप्रोच हमें क्या बोल रही थी कि अगर जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट का, अगर हम डेट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज़ कर रहे थे तो उससे हमारी कॉस्ट ऑफ डेट कम हो रही थी, लेकिन साथ में इक्विटी का रिस्क इंक्रीज़ हो रहा था, तो इक्विटी वाले भी ज़्यादा रिटर्न की डिमांड कर रहे थे, तो जो हमारा जो ओवरऑल इम्पैक्ट था कॉस्ट का इंक्रीज़ हो रही थी और डिक्रीज़ हो रही थी, वो ऑफसेट हो जा रहा था आपस में। उसकी वजह से हमारी जो फर्म की वैल्यू थी उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। यही सेम चीज़ बोलते हैं हमारे मोदिगलानी एंड मिलर अप्रोच। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि जो हमारी ये वाली अप्रोच है ये हमें एक बिहेवियरल जस्टिफिकेशन देती है, ये हमें प्रूव करती है कि ऐसा क्यों होता है। ओके, अब ये 2 प्रपोजिशन लेके चलती है। एक तो हम इसमें अज्यूम करते हैं कि हमारी जो फर्म है जब वो काम करे तो वहाँ पर कोई भी कॉरपोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और सेकेंड प्रपोजिशन है कि कॉरपोरेट टैक्स वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफ़ाइन करेंगे मोदिगलानी एंड मिलर अप्रोच ने जो बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले यही है कि ये एक इररेलेवेंट अप्रोच है, यानी कि ये बोल रही है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। बाय चेंजिंग प्रोपोर्शन ऑफ डेट इक्विटी फर्म कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। ओके, अब ये बताते हैं कि फर्म की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है अर्निंग के ऊपर और रिस्क के ऊपर। अब तक जो हमने अप्रोच देखी उनमें रिस्क तो कहीं पर एज्यूम ही नहीं किया था, बस नेट ऑपरेटिंग इनकम में उन्होंने थोड़ा सा बताया था कि हाँ
अगर हम डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ाएंगे तो इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिटर्न की डिमांड करेंगे और हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन इस अप्रोच ने प्रॉपरली ये मेंशन किया है कि हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी, अर्निंग के ऊपर और रिस्क के ऊपर, रादर देन लीवरेज या डेट इक्विटी रेशियो। यानी कि डेट इक्विटी रेशियो का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी फर्म की वैल्यू टोटली डिपेंड करती है अर्निंग के ऊपर और रिस्क के ऊपर। इट हैज़ ऑल्सो बीन आर्ग्यूड दैट कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट शेयर होल्डर और इन्वेस्टर्स रिटर्न, कि जो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमारे शेयर होल्डर्स के रिटर्न को भी अफेक्ट करती है, यानी कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके रिटर्न को भी अफेक्ट करती है। मतलब ये बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है हमारी फर्म की वैल्यू को अफेक्ट नहीं कर रही, वो हमारे शेयर होल्डर्स के रिटर्न को अफेक्ट कर रही है। उसके बाद इसने कुछ अजम्पशन ले रखी हैं, जो हम इन्होंने दो प्रोपोजिशन की बात जब हम करते हैं तो दोनों में इन्होंने अलग अलग अजम्पशन ले रखे हैं। इनको देख लेते एक बार क्या है। पहले फर्स्ट प्रोपोजिशन है कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ इररेलेवेंट। ये हमें यही बता रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो इररेलेवेंट है, यानी कि डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन का फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इन्होंने अजम्पशन क्या ले रखी है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, यानी कि जो हमारा कैपिटल मार्केट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इन्वेस्टर को हर तरीके की नॉलेज है, वो जब भी कोई भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक रैशनल बिहेवियर है उनका, यानी कि वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो हर, और उन्हें जो रिस्क हो वो मिनिमम हो, और जो भी वो डिसीजन लेंगे बिल्कुल सोच समझ के एक्यूरेट डिसीजन लेंगे। उसके बाद दे कैन बोरो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन एज फर्म, यानी कि वो किसी भी मतलब अगर उन्होंने जैसे फर्म में इन्वेस्ट करना है तो वो कहीं से बोरो करके भी फर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो जब बोरोइंग करते हैं तो उनको ईजिली बोरोइंग मतलब ईजिली वो बोरो कर सकते हैं। और जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ऐसी कोई भी कॉस्ट नहीं होती। बट ये जो अजम्पशन है ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो एग्जिस्ट करती है मार्केट में, और ना ही हमारी मार्केट में कभी भी फंड ईजिली बोरो कर सकते हैं हम। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बोला है कि बिकॉज इफ फर्म कैन बोरो एट अ चीपर रेट, अगर हमारी फर्म जो है चीपर रेट पर बोरो कर सकती है देन इन्वेस्टर देन दे कैन इंक्रीज फर्म वैल्यू बाय बोरोइंग। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मार्केट में इजीली हम बोरोइंग कर सकते हैं, तो ये बोल रहे हैं, ये अप्रोच बोलती है अगर हम इजीली बोरो कर सकते हैं तो हमारी फर्म भी तो बोरो कर सकती है, तो फर्म को इन्वेस्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, वो ऐसे ही बोरो कर लेगी, तो उसकी वजह से वो अपनी जो फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर लेगी अगर वो इतने इजीली बोरो कर सकती है तो। ठीक है, यानी कि ये यही बोले कि डेट का कोई अफेक्ट नहीं होता। उसके बाद होमोजीनियस रिस्क, ये क्या है कि जो ऑपरेटिंग रिस्क इज़ द वेरिएबिलिटी ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ फर्म, इट इज़ अज्यूम्ड सेम फर्म इन इंडस्ट्री हैव सेम रिस्क, यानी कि ये यही बोले कि होमोजीनियस रिस्क है, यानी कि सबका रिस्क सेम है, एक इंडस्ट्री के अंदर जितने भी फर्म है सबका रिस्क सेम है। नो टैक्सेस, कोई भी टैक्स हमें पे नहीं करना। ये जो फर्स्ट प्रपोजिशन है ये मेरे लिए इसी पॉइंट पे बेस है कि टैक्स कोई भी नहीं है, कोई भी कॉरपोरेट टैक्स एक फर्म पे नहीं करती। उसके बाद है फुल पे आउट, यानी कि जो कंपनी जितना हमें अर्न करती है उसका कोई भी प्रोपोर्शन वो रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में अपनी फर्म के अंदर नहीं रखती, वो सारा प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, मतलब जो उसके शेयर होल्डर हैं एज ए डिविडेंड उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब ये बताते हैं कि हाँ प्रपोजिशन फर्स्ट है जो हमारी ये कैसे काम करती है। हम जैसे इसमें कुछ अजम्पशन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दो फर्म है हमारी ए और बी, बोथ फर्म सेम जो हमारी फर्म है वो दोनों सेम इंडस्ट्री से हैं, उनका मार्केट शेयर भी सेम है, उनकी ऑपरेटिंग इनकम भी सेम है, रिस्क भी उनका दोनों का एक ही जैसा है। जो शेयर होल्डर हैं वो जो रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, वो दोनों के शेयर होल्डर हैं वो इक्वली रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे अगर फर्स्ट वाले के इक्विटी शेयर ये चाहते हैं कि भाई हमें 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए या फिर डिविडेंड मिलना चाहिए, तो सेकंड कंपनी के भी सेम डिमांड करते हैं। उसके बाद सपोज बोथ आर इक्वली फाइनेंशियल नो डेट, यानी कि दोनों के पास मतलब फाइनेंस भी दोनों का एक जैसा है, डेट का प्रोपोर्शन नहीं है और उनके पास, तो जो ऑपरेटिंग इनकम है बिफोर एंड आफ्टर टैक्स वो भी दोनों की इक्वल होगी। मतलब इन्होंने नॉर्मली ये अज्यूम कर लिया कि जो हमारी फर्म ए है और फर्म बी है दोनों की बिल्कुल सब कुछ उनका एक जैसा है, एक ही इंडस्ट्री की वो फर्म है, रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न भी
जो उनकी इक्विटी शेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी सेम है, उनकी कॉस्ट भी सेम है, उनकी ऑपरेटिंग इनकम भी सेम है, जितना उन्होंने डेट का प्रपोर्शन ले रखा वो भी सेम है, मतलब फाइनेंस तो सेम है और डेट का प्रपोर्शन उन्होंने दोनों ने ही ले ही नहीं रखा। तो हमने देखा था कि हमारी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो किसके इक्वल होती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही ले लेते हैं। उसके बाद तो वैल्यू ऑफ बोथ द फर्म आर सेम। अब इतनी सारी चीज़ें उनकी सेम है तो हमारी फर्म की वैल्यू भी सेम होएगी। हमने ये असम्पशन लेके चले हैं, जो इन्होंने जो एग्जांपल दिया है, जो इन्होंने अपनी अप्रोच दी है, तो उन्होंने इस एग्जांपल का यूज़ करके ही अपनी अप्रोच को बताया था कि ये जो अप्रोच है ये कैसे काम करती है। उसके बाद अज्यूम कर लेते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है फर्म ए का और बी का, वो दोनों का हम एक बार चेंज करके देख लेते हैं। जैसे फर्म ए में हम अज्यूम कर लेते हैं कि उनके पास 100% इक्विटी है, और जो फर्म बी है वो हमारी 50-50 रेशियो को यूज़ कर रही है, यानी कि वो इक्विटी को भी 50% यूज़ कर रही है और 50% डेट है उस फर्म के अंदर। अब जो हमारी अप्रोच हमें बताती है वो क्या बोल रही है कि जो अर्निंग है, जो हमारी फर्म की अर्निंग है, अर्निंग डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन एसेट एंड बिजनेस कंडीशन। अब ये अप्रोच तो मैं यही बोल रही है कि जो हमारी अर्निंग है वो डिपेंड करेंगी कि हमने कितनी एसेट लगा रखी है बिजनेस में और बिजनेस की क्या कंडीशन चल रही है, यानी कि डेट का फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। मेन इन्होंने ये बोल रखा है, नो डेट, यानी कि डेट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। रिस्क विल ऑल्सो भी सेम, तो दोनों का रिस्क भी सेम होएगा, रेट ऑफ रिटर्न भी वो सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो उनकी नेट ऑपरेटिंग इनकम है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम रहेंगी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फर्म विल बी सेम। अब इन्होंने ये बता दिया कि अब जो उन्होंने फर्स्ट कंपनी है और सेकंड कंपनी है, फर्स्ट कंपनी ने तो 100% डेट ले रखा है और सेकंड कंपनी ने 50-50 ले रखा है, लेकिन उनकी सारी चीज़ सेम है। तो वो सेम होने की वजह से अब ये बोले कि डेट इक्विटी के प्रोपोर्शन का तो कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा कंपनी के ऊपर, वो उनका तो इम्पैक्ट पड़ रहा है एसेट का, और एसेट से उनको जो अर्निंग हो रही है उससे उनकी फर्म की वैल्यू चेंज होएगी। तो अगर एसेट उनकी दोनों की सेम है तो उसकी वजह से उनकी फर्म की वैल्यू भी सेम होएगी। तो इसलिए इन्होंने बताया कि देखो यहाँ पर 100% डेट थी और यहाँ पर 50-50 डेट इक्विटी का रेशियो था, तो इसका वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म ए की है और वैल्यू ऑफ फर्म बी दोनों इक्वल है, यानी कि अनलीवर्ड की और लीवर्ड की दोनों की वैल्यू इक्वल है, ओके। अब जैसे इन्होंने ये एक एग्जांपल लिया, तो इन्होंने पहले से खुद से अजम्पशन ले रखी थी, उन्हीं अजम्पशन के बेस पे इन्होंने वही चीज़ प्रूव कर दी दोबारा से, यानी कि घुमा फिरा के उन्होंने एक ही बात बताई है, अपनी अजम्पशन भी वहीं ले दी, फिर उन्हीं अजम्पशन के बेस पे जो कंक्लूज़न था वो सेम कंक्लूज़न निकाल दिया। तो यानी कि ये एक अप्रोच थोड़ी इतनी जस्टिफाई हम इसको नहीं कर सकते। लेकिन फिर इसके बाद इन्होंने एक बिहेवियरल जस्टिफिकेशन दिया था कि एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है। तो इन्होंने सेकंड प्रोपोजिशन में बताया कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट करेगा इन्वेस्टर के रिटर्न को। इसमें हम अज्यूम करके चले हैं कि कंपनी का एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, बिहेवियरल जस्टिफिकेशन इस अप्रोच में मेन है। इन्होंने यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो हमारी थी उस इन्होंने बात तो वही बोली है, बस उनके अलावा इन्होंने एक बिहेवियरल जस्टिफिकेशन दिया है कि जो एक्चुअली में ऐसा होता है वो क्यों होता है। जैसे हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं जैसे हमारा स्टॉक मार्केट है, अब उसकी वैल्यू देख लेते हैं हम। एक तो हमारा इक्विटी प्राइस, एक है एक तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसमें हमारे इक्वल प्राइस हैं, एक है कि हमारा इक्वल प्राइस नहीं है। जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में जहाँ पर इक्वल प्राइस नहीं है एक ही जगह पे तो रहेगा अंडर वैल्यूड, यानी कि एक्चुअली में उस शेयर का जो प्राइस है उसकी वैल्यू उससे कम चल रही है, यानी कि वो अंडर वैल्यूड है, और एक जगह पे है ओवर वैल्यूड। तो जहाँ पर अंडर वैल्यूड है वहाँ पर है 70 रुपीज़ का हमें एक शेयर मिल रहा है, और जहाँ पर ओवर वैल्यू है यानी कि वहाँ पर 120 रुपीज़ का एक शेयर मिल रहा है। अब ये बोल रहे कि अगर यहाँ पर आर्बिट्रेज प्रोसेस काम करेगी, आर्बिट्रेज प्रोसेस हमें क्या बोलती है कि अगर दो मार्केट है वहाँ पर एक मार्केट पर कोई चीज़ चीपर मिल रही है और दूसरी मार्केट पर सेम चीज़ अगर हमें ज़्यादा प्राइस पर मिल रही है तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पर प्राइस कम है वहाँ से हम परचेज़ कर लेते हैं, और जहाँ पर प्राइस ज़्यादा है वहाँ पर जाकर हम उसको सेम गुड्स को सेल कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर शेयर की बात करें तो 70 रुपीज़ का हम यहाँ से परचेज़ करेंगे और यहाँ से यहाँ पर सेल कर देंगे। अब अगर हर कोई यहाँ से परचेज़ करेगा तो यहाँ पर जो उसकी सप्लाई है वो तो कांस्टेंट है और डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो उसकी वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे। और यहाँ पर सब सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो सप्लाई ज़्यादा हो रही है लेकिन डिमांड कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से हमारे प्राइस कम हो जाएंगे। तो 120 से प्राइस डाउन चले जाएंगे और 70 से
अप चले जाएंगे। अब 70 से ऊपर गए तो यहाँ पर भी सपोज करते हैं 100 हो जाएंगे, और 120 से नीचे आ रहे तो एक ऐसी सिचुएशन होगी कि यहाँ पर भी 100 हो जाएंगे। तो मतलब एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी। और ये हमें बताती है आर्बिट्रेज प्रोसेस, क्योंकि आर्बिट्रेज प्रोसेस हमें यही बताती है कि दो मार्केट में प्राइस इक्वल नहीं चल रहा तो इस प्रोसेस के बाद वो प्राइस ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ओके, यही रीज़न दिया है जो हमारे मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच ने, कि आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से ही क्या होता है कि जो हमारी फर्म की वैल्यू है वो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पर बता रखा, ये हमारी अंडर वैल्यूड थी, ओवर वैल्यूड थी। तो जहाँ पर अंडर वैल्यूड थी वहाँ पर सब बाइंग कर रहे थे और सप्लाई तो कांस्टेंट थी। अब डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा अपने आप। उसके बाद जहाँ पर ओवर वैल्यूड था वहाँ पर सब सेल कर देंगे, सेलिंग हो रही थी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कांस्टेंट थी तो उसकी वजह से प्राइस डाउन हो गए और इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पर प्राइस ज़्यादा हो गए, यहाँ पर कम हो गए, तो इसकी वजह से ये दोनों के प्राइस इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ से इंक्रीज़ होगा प्राइस, यहाँ से डिक्रीज़ होगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि जो हमें मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच बोलते हैं, ये हमें यही बोलती है कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। और इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इसका रीज़न ये है कि जो हमारी आर्बिट्रेज प्रोसेस है, आर्बिट्रेज प्रोसेस काम करती है, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता तो हमारी फर्म की वैल्यू के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होता।